हेलो फ्रेंड्स, आप बने हैं एचआर एकेडमी के साथ और आज का टॉपिक है एनसीईआरटी के 6 क्लास का ज्योग्राफी। और जैसा कि आपको पता है कि सिविल सर्विस में 6 to 12 के पढ़ने पड़ते हैं, तो इसलिए जितने भी यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लोग हैं इस क्लास में भी बने रहेंगे। और अगर कोई 6 क्लास के बच्चे हैं तो वो भी बने रहने का काम कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो आप क्या पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप की अगर बात करेंगे तो आप पृथ्वी से पहले आप अपने आसपास वाले इलाकों में घूमें और नज़र दौड़ाएं। क्या आपके आसपास वाले इलाकों में अलग अलग स्थल के रूप देखने को मिलते हैं या नहीं? अगर नहीं मिल रहे आपके आसपास तो आप उस जिला से निकलकर आप उस राज्य में जाइए, उस देश में जाइए, आपको दिखेंगे ऐसे कई क्षेत्र। झील दिखेंगे, पर्वत, पठार, नदी मुहाना, डेल्टा, वितरिका, प्रायद्वीप, स्थल संधि, तट, समुद्र, मैदान, पर्वत श्रृंखला, पहाड़ी। आप कहेंगे आखिर ये है क्या? आखिर इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो जो भी डिफाइन परिभाषा हो इसको हम आगे में बने रहेंगे, आप वीडियो पे बने रहें। लेकिन फिलहाल मैंने क्या बताया, ये पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है? पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थलमंडल के कुछ भाग ऊंचे, कुछ नीचे, कुछ समतल होते हैं और ये स्थल रूप 2 प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। कितने प्रक्रिया के? 2 प्रक्रिया। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं वो गति कर रही है धीरे धीरे। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है लेकिन आप पता नहीं कर पा रहे। आखिर क्यों? इसको जानने के लिए क्लास में बने रहेंगे। और अभी हमने बताया कि स्थल रूप, जो प्रमुख स्थल रूप दिख रहा है, आखिर क्या इसका रीजन क्या है? तो अभी आपने देखा ये 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। पहला जिसे आंतरिक प्रक्रिया कहते हैं, और आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो याद रखें, कहीं भी पृथ्वी की स्थल का ऊपर उठना या कहीं धंस जाना कौन सी प्रक्रिया? आंतरिक प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? आंतरिक प्रक्रिया। साथ साथ में क्लास में आप सुनेंगे, बोलेंगे, कमेंट करेंगे, इस तरह से याद करने का काम कर सकते हैं। दूसरी बाह्य प्रक्रिया मीन्स पहली आंतरिक बोले तो इंटरनल प्रोसेस, दूसरी बाह्य बोले तो एक्सटर्नल प्रोसेस। और बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। इसका मतलब धंसना उठना बोले तो आंतरिक, बनना और टूटना बोले तो बाह्य प्रक्रिया। और इसी प्रक्रिया में आप देखोगे 2 वर्ड सुनने को मिलेंगे, एक मिलेगा अपर्दन और एक मिलेगा निक्षेपण। अपर्दन है क्या? तो पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को, या आप देखोगे कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो घिस घिस कर कमज़ोर हो जाते हैं और टूट जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। बात समझा रहे? इसका मतलब किसी तरीके से घिस कर इसका में कमी होना, कटाव होना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। इसका मतलब वो इलाका जाहिर सी बात, अगर कहीं कटाव होगा तो क्या गड्ढा होगा कि नहीं होगा? दब जाएंगे कि नहीं दब जाएंगे? लेकिन ये भी याद रखें कि अगर आप देखोगे, अगर आप अपर्दन वाली बात करें कटाव, तो क्या बहते हुए जल के द्वारा कटाव होती है कि नहीं? क्या बहते हवा के द्वारा होती है या नहीं? तो अपर्दन तो होती है, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान निक्षेपण वाली प्रक्रिया भी होती है। अपर्दन बोले तो कटाव और निक्षेपण बोले तो जमाव। सिंपल शब्दों में आप याद रख सकते हैं। और कहा जा रहा है कि निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता, मीन्स जो गड्ढे वाली जगह हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं बहते हुए जल या कहीं ना कहीं वायु से लाए गए कचरे, अवशिष्ट पदार्थों से वो इलाके भर जाते हैं, लेवल हो जाता है, समतल हो जाते हैं। तो क्या फिर से उसका निर्माण हुआ या नहीं हुआ? ये 2 प्रक्रिया बता दिया मैंने। कहा जा रहा हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब अभी आपने क्या देखा कि पहली प्रक्रिया क्या होती है? तो ऊपर उठना या नीचे धंस जाना, ऊपर उठ जाना। इसका मतलब ऊपर उठा हुआ भाग को हम लोग कभी पर्वत कहते हैं, कभी पठार कहते हैं,
कभी मैदान कहते हैं। इसका मतलब क्या, इसको पर्वत पठार मैदानों में वर्गीकृत किया गया है कि नहीं? लेकिन कब किसी स्थल के ऊंचे पठार इलाके को हम पर्वत कहेंगे, पठार कहेंगे, मैदान कहेंगे? क्या कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा तो सोचिए, अब क्लास में बने रहे। पर्वत की अगर बात करें तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होगा लेकिन उसका जो बेस आधार है वो चौड़ा होता है। याद रखिए, फिर से सुनिए, कभी भी आप डेफिनेशन आप घूमेंगे, अपने आसपास के इलाकों पे फोकस करेंगे, तभी आपको एहसास होगा। अभी आप किताबी कीड़े हैं, किताब को जानेंगे, लेकिन जब आप बाहर घूमेंगे वही प्रैक्टिकल आप सीखने का काम करेंगे। तो पर्वत में क्या होगा, शिखर छोटा होगा, उसका बेस क्या होगा, चौड़ा होगा, या आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु कैसी होती जाती है, ठंडी होती है। इसका मतलब याद रखें, ऊंचाई बढ़ने पर ठंडी बढ़ती है या घटती है? गर्मी बढ़ती है या घटती है? गर्मी घटती है। टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। तापमान घटता है कि बढ़ता है? घटता। मतलब इन द सेंस ऑफ ठंड वाला सिचुएशन पे आप फोकस करने का काम करें। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। इसका मतलब समझिए, अभी जो हमने बताया ऊंचाई बढ़ने पर ठंडी होती है, तो आप हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों पर अगर फोकस करोगे तो क्या ठंडी है? तभी ना वहाँ जो जल है, वहाँ पर वर्षा जो हो वो भी बर्फ के रूप में होती है। इसका मतलब कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है। क्या आपने उसे देखा है? क्या आप उसे देख सकते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप देख सकते हैं, क्योंकि अधिक गहराइयों में होती हैं, इसलिए आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। हाँ, आप देखोगे पर्वतीय इलाका में क्यों कम लोग निवास करते, कभी सोचा आपने? देखो, आप अपने आप से सवाल करें, क्यों? जिस दिन क्यों सवाल करना स्टार्ट करेंगे, आपके पास जवाब वो खुद मिलेगा। अभी हमने यहाँ सवाल किया कि पर्वतीय इलाकों में कम लोग निवास करते, क्यों? क्योंकि वो ढाल वाले इलाके होते हैं। तो क्या लोग बसर अपना जीवन यापन कर पाएंगे? क्या वहाँ रह पाएंगे, निवास कर पाएंगे? नहीं। साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि भी, उसकी भी कमी होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर कृषि योग्य भूमि की कमी है तो वो खाएंगे क्या? जो भी हो, पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। तो याद रखें इस लाइन को, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो उसे क्या कहेंगे? श्रृंखला। बहुत से पर्वत तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। आखिर कौन कौन से पर्वत? तो आप बताइए। आप अगर अपने एरिया की बात करेंगे तो आप किस देश में रहते हो? इंडिया, भारत में। भारत किस महादेश में है? एशिया। और उस एशिया या भारत में कौन सा पर्वत देखने को मिलता है? हिमालय। तो क्या सैकड़ों किलोमीटर फैले हुए हैं या नहीं? क्या सिर्फ हिमालय हमारे एशिया, हमारे भारत का एशिया बोले तो हिमालय ही देखने को मिलेगा? नहीं। आप यूरोप जाओगे तो यूरोप के आल्प्स पर्वत देखने को मिलेंगे। आप दक्षिण अमेरिका पे फोकस करेंगे तो वहाँ के एंडीज पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेंगे। लेकिन सभी पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता देखने को मिलेंगी। और पर्वतों की बात करें तो पर्वतों को 3 प्रकार में बांटा गया। 3 तरह के देखने को मिलते हैं: वलित पर्वत, बरसोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। अब सोचोगे पर्वत तो जाने, लेकिन पर्वतों के भी प्रकार देखने को मिलते हैं। जी हाँ, आइए इन पर्वतों पर फोकस करने का काम करें। जैसे वलित की बात करें तो अभी हमने आपको अपने भारत, एशिया का हिमालय और यूरोप का आल्प्स पर्वत के बारे में बताया ना, तो ये वलित पर्वत के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? वलित। अब बोलोगे सर वलित होता क्या है? तो वलित का मतलब जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ हो, अप डाउन हो,
लेकिन उसकी शिखर शंक्वाकार हो, कोनिकल फिगर हो, कोन फिगर देखने को मिले, उसे वलित कहते हैं। आ रही समझ में? इसलिए कभी भी हिमालय और यूरोप का आल्प्स पर्वत देखोगे, ऊबर खाबर अप डाउन तो दिखेगा, साथ ही साथ वो कोन फिगर वाले में दिखेंगे, शिखर उसका शंक्वाकार होगा। भारत की अरावली की अगर बात करेंगे तो विश्व की सबसे पुरानी है और वलित पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की सबसे पुरानी कौन? अरावली। वलित कौन? अरावली। और अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। किसके बारे में कही जा रही है? अरावली के बारे में। उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। इसका मतलब आप याद रखोगे, हमारे भारत की जो अरावली पर्वत वो किसके समकालीन? तो उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन और रूस का यूराल पर्वत के समकालीन। ये क्वेश्चन हमेशा रहते भी, समकालीन बोले तो उसके जैसा, या उस समय जिस समय वो बन रहा था वो भी उस समय बना। अब आप देखोगे, जैसे आपने तो देख लिया वलित पर्वत पे फोकस कर लिया, अब फोकस करते बरसोत पर्वत। आखिर क्या है बरसोत पर्वत? उसका निर्माण कैसे होता है? बातों पर फोकस करें, बने रहे। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, ऊर्ध्वाधर बोले तो खड़ा, ठीक है, तो उसे बरसोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, जिसको हास्ट, तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका, जो कि पिक्चर में आप देखने का काम कर सकते हैं, द्रोणिका भ्रंश, जिसको ग्राबेन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो याद रखें, बरसोत पर्वत में क्या दिखा? ऊठा पाट दिखा, तो ऊठा पाट को क्या कहा गया? उत्खंड हास्ट। गड्ढा पाट दिखा, उसको कहा गया द्रोणिका, जिसको कहा गया ग्राबेन। क्या कहा गया? ग्राबेन। तो याद रखोगे, ग्राबेन को गोबर पर के परी, या गोबर को कहाँ फेंकेंगे? गड्ढा में के ऊंचा में? तो गड्ढा में। तो इसको ऐसे भी याद रखने का काम कर सकते हैं। यूरोप की राइन घाटी, तो यहाँ से क्वेश्चन मिला, राइन घाटी कहाँ? यूरोप। तथा यूरोप का वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। किस तरह? बरसोत पर्वत। तो ये सब याद रखिए। अभी वलित पर्वत में अभी हमने एग्जाम्पल दिया, कौन कौन सा एग्जाम्पल दिया भैया? हिमालय का दिया हमने, अरावली का दिया, आल्प्स का दिया कि नहीं? तो उसको याद रखिए। अगर आप नहीं, अगर हमारी वो अगर क्लास स्पीड चल रहे हैं तो आप उसको पॉज करके सुने, समझे, लेकिन ज़्यादा हम स्लो भी नहीं चल रहे हैं, ज़्यादा स्पीड भी नहीं चल रहे हैं। आप लोग का पूरा ध्यान हमारे क्लास पे होगा। तो आप घर पे भी हैं, कहीं भी रहें, आप हमारे क्लास को अटेंड करेंगे। और सबसे ज़्यादा अच्छा क्लास ऑफलाइन होता है, इसलिए ऑफलाइन क्लास आप करना ना भूलें। नेक्स्ट आप देखोगे, इसका मतलब बरसोत पर्वत का एग्जाम्पल में क्या दिया? राइन घाटी और वासजेस पर्वत कहाँ का? यूरोप का। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को आप देखेंगे तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण का पता लगाए। आप हमारे कमेंट में उसको आंसर देने का काम करें। ज्वालामुखी पर्वत पे अब फोकस करते हैं। तो आपने देखा वलित पर्वत, बरसोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत का उदाहरण है। तो याद रखो, किलिमंजारो और फ्यूजियामा किसका एग्जाम्पल? ज्वालामुखी का एग्जाम्पल। क्लियर? राइन घाटी वासजेस किसका एग्जाम्पल? बरसोत पर्वत का। हिमालय, अरावली, अपलेशियन, यूराल किसका? वलित का। जी आप देखोगे कि पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। कभी आपने सोचा भी कि लाभदायक होता होगा? अब कैसे भैया? तो सबसे बड़ा बात है, जल ही जीवन है। आप देखोगे हमारे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, यमुना,
ब्रह्मपुत्र, लंबी प्रमुख नदियों में सबका नाम आता है। गंगा की भी जितनी सहायक नदियां हैं, अगर ये पर्वत नहीं होते तो क्या ये नदियां होती, और क्या ये नदियां नहीं होती तो हमें जल मिलते। इसका मतलब पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। आप देखो जितनी भी नदी घाटियाँ या नदी घाटियाँ से नहरें निकाली जाती है, तो या उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, तो क्या कृषि के लिए उपयुक्त होती है या नहीं? बहुत होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। आप बोलोगे जल ही मिलते हैं, जल ही मिलते हैं क्या? नहीं, बहुत टाइप के वहाँ जंगल पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाए जाते हैं, उसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। क्या सोचो, क्या उस वनस्पतियों से हमें कुछ नहीं मिलते हैं? उस जीव जंतुओं से हमें बहुत कुछ प्राप्त नहीं होते हैं? तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम पर्वत हमारे लिए लाभदायक नहीं है? हमारे लिए पर्वत लाभदायक है। कभी आपको लिखने के लिए कह दिया जाए कि पर्वत लाभदायक हमारे लिए कैसे हैं, तो कह सकते हैं कि नहीं, नदियाँ हैं, जल हैं, वनस्पति हैं, आप देखोगे जीव जंतु हैं, या बाहरी वो ठंडी या खतरनाक हवाएं हमारे भारत में प्रवेश होने से रोकती है। बहुत सारी ऐसी बातें जैसे क्योंकि ये मेनली 6 क्लास के चल रहे हैं ज्योग्राफी, तो इसलिए उस तरह का आपके थॉट को इंक्रीज करते हुए क्लास में वो बढ़ते हुए हम लोग चलने का काम करेंगे। पर्वतों में कहा जा रहा है कि वनों से हमें, अब वनस्पति की बात की तो वनों से हमें क्या मिलता है? ईंधन, चारा भोजन मिला हमें, आश्रय रहने के लिए घर मिला, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। मतलब आप अगर अपने फोकस करो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पति पर ही निर्भर होते हैं। आपका जो खान पान होता है, आपका रहने का जो स्टाइल होता है, घर जो बनाते हैं, क्या कहीं ना कहीं आप वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं या नहीं करते हैं? सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। जो दूर घूमने के लिए आते हैं तो पर्वतों पर घूमना उन लोगों को बड़ा ही आनंददायक साबित होता है, बड़ा अच्छा फील करते हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल, जैसे अब पर्वतों पर बहुत सारे खेल भी होते हैं, है ना, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग। देखा होगा कि आपने पैराशूट की तरह कोई पर्वत से कूद जाता, कितना मज़ा आता होगा, है कि नहीं? कभी आपने किया है तो ठीक है, ना तो एक बार ज़रूर से ज़रूर करें, लेकिन कमज़ोर दिल वाले ना करें। चलिए कोई बात नहीं। तो एग्जैक्ट खेल में क्या क्या बताया गया? पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल है। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं? हमने तो खेल बता दिया, अब आपका काम है कि ये खेल कहाँ कहाँ खेले जाते हैं। आंसर दे, कमेंट करें। तो आइए अब बने हैं हम पठार के बारे में। इसका मतलब पर्वतों पे आपने फोकस किया जिसका शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है, लेकिन पठार उठी हुई तो होती हैं, लेकिन सपाट भूमि होती है। उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है ना, उठी हुई लेकिन सपाट भूमि होती है। तो दोनों में क्या अंतर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। तो हो गया मेज के समान सपाट। ठीक है। अब क्या है, किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती हैं। इसका मतलब पठार पे फोकस करेंगे तो इसका हाइट 100 मीटर से 1000 मीटर या कई हजार मीटर तक देखने को मिलती है। इसका मतलब मिनिमम 100 मीटर से स्टार्ट होते हैं। पठारों की ऊंचाई कहा जा रहा, पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। जैसे भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। दक्कन पठार है का
उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में? तो दक्षिण भारत। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो कि पूरे भारत का पुराना एरिया हमारा दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत में जो दिखेगा वो और उसकी अपेक्षा वो पुराना ही होगा। तो दक्कन पठार नया है या पुराना? पुराना। इसके अलावा और भी देखते हैं। हम अपने भारत से बाहर निकलते हैं, और भारत से बाहर निकलेंगे तो आपको दिखेगा केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है कौन? तिब्बत का पठार, जिसको पामीर का पठार भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। सोच लो, तिब्बत को तिब्बत का पर्वत नहीं कहा गया, तिब्बत का पठार कहा गया। आखिर क्यों? क्योंकि सपाट है। क्या होगा? वो सपाट होगा। अभी क्या बोलेगा? 100 मीटर से 1000 मीटर से भी अधिक देखने को मिलती है। तो देखिए, तिब्बत का पठार का हाइट 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। देखिए, हमारा दक्षिण भारत का पठार कहलाते हैं कि नहीं, और यहाँ पर खनिजों से भरा पड़ा है या नहीं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना, हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर पठार में देखिए लोहा दिखेगा, कोयला है, मैग्नीज है, बहुत बड़े भंडार और भी खनिजों के पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर सोनरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बनेंगे मैदान पर फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे? मैदान। मैदान की बात करें तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। याद रखें, अभी आपने देखा पठार जो होते हैं 100 मीटर से सैकड़ों हजार मीटर तक होते हैं, लेकिन मैदान समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं, थोड़ा अप डाउन भी होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं, उसके आसपास देखने को मिलेंगे। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहते हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देते हैं। हाँ, जब नदियाँ पर्वतों के ढाल से गिरेंगी तो क्या अपर्दित करेंगे कि नहीं? अपर्दित बोले तो कटाव। कहा जा रहा है कि वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ, इसका मतलब कटाव में क्या क्या ले जाएंगी? पत्थर, बालू, सील जो भी हो, और वो आगे ले जाकर जो भी गड्ढे होंगे, घाटी वाले जगह में होंगे, क्या वहाँ पर निक्षेपित कर देंगे या नहीं? निक्षेपित बोले तो जमा कर देना। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है, जो कि आप आगे चल के उत्तर भारत का मैदान की अगर बात करोगे तो वो बहुत पहले साल की बात है कि वहाँ गड्ढा हुआ करता था, घाटियाँ हुआ करती थी, खाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन हमारे हिमालय से जो नदियाँ निकलती गई, अपर्दन होते गए, उन खाइयों में निक्षेपित होता गया और आप देखोगे आज वो उत्तर भारत का मैदान के नाम से जाना गया। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। क्यों? क्योंकि नदियों के द्वारा लाई गई जो अपर्दन मिट्टियाँ होती है वो जलोढ़ होती है, वो उपजाऊ वाली होती है, इसलिए उपजाऊ होंगे। जहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते। तो जाहिर सी बात है, जहाँ उपजाऊ वाली होंगे, परिवहन के साधन होंगे, तो जनसंख्या वहाँ अधिक होंगी। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान
मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मैदानों में, हाँ अभी आप देखोगे पर्वतों में, आपने देखा क्या पर्वतों में लोग निवास कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन उसके भी फायदे हैं। मैदानी क्षेत्रों में लोग निवास करते, दम भर करते हैं, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। आप देखोगे रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं, जनसंख्या बहुत अधिक होती है, लोग मकान बनाने के लिए, खेती के लिए यहाँ की समतल भूमि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट अब है स्थल रूप एवं लोग पर फोकस करेंगे। लास्ट टॉपिक है और उसके बाद अपने शब्दों को विराम देंगे। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। हाँ, आप देखोगे अगर पर्वत वाले इलाकों में है और कोई मैदान वाले इलाकों में है, कोई घाटी वाले इलाकों में है, तो क्या अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन अलग अलग होंगे या नहीं होंगे? तो जाहिर सी बात है विभिन्न प्रकार में रहने वाले लोगों की जीवन यापन विभिन्न प्रकार की होती है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होगा, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना से सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? बताइए, कमेंट कीजिए। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनके आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। आप इस क्लास के बाद जरूर से जरूर इस वर्क को करें। आप सबका फ़ायदा और नुकसान भी बताएं। अगर पर्वत का कोई फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा, खाई का फ़ायदा होगा, नुकसान भी होगा खाड़ियों का, मैदान का। आप जरूर से जरूर आप लिखने का काम करें। ठीक है, कहीं से जानकारी मिलती है अच्छी बात है, नहीं है तो जो आता है आप उसके बारे में जरूर से जरूर बताएं। अपने आप ज्ञान को शेयर करने का काम करें। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, या हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। इसे हमारे आने वाले पीढ़ियाँ भी सुरक्षित, हमारा पर्यावरण भी तो सुरक्षित होगा। और आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पे हम लोग बने रहने का काम करेंगे। जैसे आप आंसर देंगे, कमेंट करेंगे या लिख कर दिखाएंगे, हमारे व्हाट्सएप में आप शेयर करने का काम कर सकते हैं। जैसे प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों? अब मेरे ऑप्शन के अनुसार आप लोग जरूर से जरूर जवाब दें। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, ऊंचाई में, ढाल में या अभिमुखता में? क्या होगा? जो होगा दीजिए। हिमानी कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में? दक्कन पठार कहाँ स्थित है? केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत? यांगत्से नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन? यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, आल्प्स, रॉकीज? कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उस पर फोकस करें। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं आप बताइए। हिमालय एवं आल्प्स देश पर्वतों के उदाहरण हैं, दीजिए आंसर। मैंने बताया है, बार बार रिपीट किया है। देश क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। देश पर्वतों का एक क्रम है।
देश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। आप देखोगे हमने पूरी तरीके से पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पे फोकस किया। नेक्स्ट पे हम लोग हमारा देश भारत पर फोकस करेंगे और इसके लिए बने रहे। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, कोई चार्ज तो नहीं लग रहे हैं, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और जो लोग एडमिशन लेंगे उनके लिए अलग से व्यवस्था भी है, उनको PDF, ऑडियो, वीडियो बहुत सारे अलग चीज़, बहुत सारे एक्स्ट्रा वो उपलब्धता करवाई जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे HR एकेडमी। धन्यवाद।